गाइज आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, है ना। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर उसकी पुष्टि करेंगे हम लोग कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो गाइज इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन fx is said to be continuous at a point x is equal to a if there exists limit x tends to a f of x is equal to fa। मतलब कोई फंक्शन को हम लोग किसी पॉइंट x is equal to a पर कंटिन्यूअस फंक्शन तभी बोलते हैं जब x is equal to a पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करे और वो लिमिट जो है x is equal to a पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो, है ना। दैट इज हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों बराबर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं LHL is equal to RHL is equal to फंक्शनल वैल्यू एट अ पॉइंट x is equal to a। क्लियर है? मतलब ये हुआ, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। मैंने कहा कि कोई फंक्शन fx जो है वो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन तभी बोलेंगे किसी पॉइंट पर, और पॉइंट आपका है x is equal to a, अगर फंक्शन का लिमिट, है ना, फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे और वो लिमिट किसके बराबर होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, है ना। दैट इज हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx and that is equal to functional value of the function at the given point x is equal to a। क्लियर है? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग फंक्शन को उस पॉइंट पर, मतलब जो गिवन पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलते हैं। ओके, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सो गाइस एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, और ये एग्जाम्पल है आपका एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3। क्या करना है? यहां पर आपके पास एक फंक्शन गिवन है fx is equal to 2x square minus 1 जिसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है। एक पॉइंट भी है गिवन आपका x is equal to 3, है ना। मतलब यहां जो फंक्शन fx है 2x स्क्वायर माइनस 1 उसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है एट द पॉइंट x is equal to 3। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या एक फंक्शन दिया हुआ है अपने पास fx is equal to 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? x is equal to 3 पर इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे। मतलब हमने अभी पढ़ा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस तभी होता है जब उसका LHL उस पॉइंट पर और उसी पॉइंट पर RHL ये दोनों बराबर हो और ये दोनों का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, है ना। जिस पॉइंट पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL के बराबर होना चाहिए। सो गाइस यहां पर हम लोग x is equal to 3 पर अब हम लोग बारी बारी से LHL भी निकालेंगे, RHL भी निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू भी x is equal to 3 पर निकालेंगे, है ना। अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है fx is equal to 2x स्क्वायर माइनस 1 x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHL निकाल लेते हैं, और LHL को हम लोग कंसेप्ट के अनुसार क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पर a के जगह क्या है? 3 है। सो गाइज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx, और fx का वैल्यू अब डाल देंगे हम लोग
फंक्शन का वैल्यू कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब देखिए यहां पर जो LHL का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम लोग इवेल्युएट करते थे LHL, उसमें 3 रूल होता था, है ना। पहले हम लोग LHL को लिखते थे, फिर हम लोग उसमें कुछ जो है रिप्लेसमेंट करते थे। अब ये सेकंड स्टेप है, यहां पर आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अब आपको x के जगह 3 माइनस h और x टेंस टू, ये जो x टेंस टू 3 माइनस है, इसको h टेंस टू 0 से रिप्लेस करना होगा। सो गाइस चलिए हम लोग क्या करते हैं, x के जगह 3 माइनस h और x टेंस टू 3 माइनस के जगह h टेंस टू 0 रिप्लेस कर देते हैं। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू, और x के जगह हमने रख दिया 3 माइनस h और x का स्क्वायर है इसलिए यहां पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ऑलरेडी -1 दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 माइनस h टू दी होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। सो गाइस अब हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू, और 3 माइनस h का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर और -1, जो कि ऑलरेडी पिछले स्टेप में भी है। अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 17 माइनस 6h प्लस h स्क्वायर। अब ये हमारा जो है एकदम सरल रूप में आ गया है। अब यहां पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, मतलब h का वैल्यू इसमें 0 डाल देंगे, है ना। तो जितने भी h कंटेनिंग टर्म है सब 0 हो जाएगा, तो इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 17 के बराबर। सो गाइज LHL का वैल्यू हो गया 17, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। चलिए अब हम लोग RHL निकालेंगे, और RHL में फिर से हम लोग RHL को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस, और a क्या है 3, तो यहां हो गया लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, और यहां पर fx फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और फंक्शन fx जो है वो है आपका 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, x के जगह 3 प्लस h, और x टेंस टू 3 प्लस को हम लोग h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ RHL। ओके, सो गाइस अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू, और x के जगह डाल देंगे 3 प्लस h टू दी होल स्क्वायर, चूंकि पिछले स्टेप में x का स्क्वायर है इसलिए 3 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1। क्लियर है। अब यहाँ फिर से हम लोग 3 प्लस h के होल स्क्वायर को तोड़ देंगे, है ना। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर -1। क्लियर है। अब यहां हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके और कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 17 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर, और ये आपका सरलतम रूप है। इसमें अब हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के h कंटेनिंग टर्म में h इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, है ना। तो यहाँ जितना भी h कंटेनिंग टर्म है वो सब के सब 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से RHL का वैल्यू भी आपका 17 आ जाएगा, है ना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पर हमने LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया। यहाँ हम देख रहे हैं कि LHL और RHL का वैल्यू 17 है। अब हमें फंक्शनल वैल्यू निकालना है x इज इक्वल टू 3 पर। सो गाइज अब हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल टू 3 पर, तो ये हो जाएगा f3 इज इक्वल टू 2 इंटू, देखिए फंक्शन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू भी आएगा 17। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हमने देखा कि LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पर तीनों का मान सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है।
सो गाइज इसको अब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, सो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट LHL is equal to RHL is equal to F3. This is the sufficient condition for the continuity of the function at a given point. क्लियर है? मतलब ये जो फंक्शन है आपका fx x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस है, इसके लिए ये सफिशियंट कंडीशन है और इसको हमने यहाँ पर दिखाया है. सो गाइज फाइनली हम लोग लिखेंगे क्या? फाइनली लिखेंगे thus the function fx is continuous at x is equal to 3. क्लियर हो गया? तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका एग्जामिन हो गया कि ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है x is equal to 3 पर. क्लियर है गाइस? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. अगला एग्जांपल है आपका, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx is equal to x square minus 25 divided by x plus 5 where x not equal to minus 5. है ना? यहां पर एक फंक्शन दिया है fx जिसका वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 where x not equal to 5. इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है ना? जबकि हमारे पास कोई स्पेसिफाइड पॉइंट गिवन नहीं है ना? यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है x प्लस 5 ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा. तो x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं x नॉट इज इक्वल टू माइनस 5 लिख सकते हैं ना? तो हमारे पास कोई स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना? यहां पर जो कंडीशन है x नॉट इक्वल टू माइनस 5 ये डिनोमिनेटर की वजह से आया है ना? तो हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस 5 नहीं होगा, लेकिन माइनस 5 से बड़ा भी हो सकता है, माइनस 5 से छोटा भी हो सकता है. तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है उसका डोमेन जो है सिर्फ माइनस 5 को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सारे रियल नंबर होंगे, है ना? खैर हमें डोमेन नहीं निकालना है, लेकिन इस बात को समझना जरूरी था, है ना, कि x का वैल्यू माइनस 5 ना होगा, लेकिन माइनस 5 से छोटा हो सकता है और माइनस 5 से बड़ा हो सकता है. सो गाइज यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं रहने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसके डोमेन से कोई भी एक रियल वैल्यू मान लेते हैं, है ना? और उस रियल वैल्यू पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को एग्जामिन करेंगे, है ना? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सो गाइज सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे. तो फंक्शन जो गिवन है वो है आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5. इसको मान लिया इक्वेशन 1. और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके डोमेन से एक पॉइंट x इज इक्वल टू k मान लिया जो बिलोंग करता है इस फंक्शन के डोमेन से. देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने माना है x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन. df का मतलब है डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना? मतलब इस फंक्शन के डोमेन से हम लोगों ने एक वैल्यू ले लिया है x इज इक्वल टू k, है ना? और इसी वैल्यू पर अब हम लोग इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, है ना? और ये वैल्यू जो k का मान है ये माइनस 5 के बराबर नहीं होना चाहिए. माइनस 5 से बड़ा हो सकता है, माइनस 5 से छोटा हो सकता है ना? तो चलिए अब हम लोग LHL निकालते हैं. तो देखिए LHL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस और फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करके छोटा कर लेंगे, है ना? तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहां पर जो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया हुआ है, तो यहां पर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला पर चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक्स प्लस 5 है. यहाँ पर एक्स प्लस 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा. सो गाइज हमारे पास जो बचेगा
वो बचेगा अब आपका लिमिट x टेंस टू k माइनस x माइनस 5। ये हमारा सरलतम रूप है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि x के जगह जो है, x के जगह अब हम लोग k माइनस h रिप्लेस करेंगे और x टेंस टू k माइनस को हम लोग h टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे, है ना। हमारे पास जो रूल है LHL का वो अप्लाई करेंगे। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह हमने लिख दिया k माइनस h और माइनस 5 पहले से है। ओके, अब देखिए इसका ब्रैकेट जरा ओपन कर लेंगे और यहां पर ब्रैकेट ओपन करके h का वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका k माइनस 5 के बराबर। देखिए इसका ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस h माइनस 5, है ना, और h के जगह हम लोग 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, k माइनस 5। तो LHL का वैल्यू आ गया k माइनस 5। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इसके बाद RHL निकालेंगे, है ना। तो चलिए RHL को भी देख लेते हैं। तो RHL को हम लोग लिखेंगे बच्चों लिमिट x टेंस टू k प्लस x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और फिर से हम लोग x स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर करके और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ के इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा अपना लिमिट x टेंस टू k प्लस और x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। यहां भी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा कैंसिल होने के बाद वो हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू k प्लस x माइनस 5, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह हम लोग k प्लस h डालेंगे और x टेंस टू k प्लस के जगह h टेंस टू 0 डाल देंगे। सो गाइज आगे आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, है ना, और x के जगह डाल दिया k प्लस h और माइनस 5 ऑलरेडी पहले से है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके मतलब h के जगह 0 डाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। सो गाइज इसका वैल्यू हो जाएगा k माइनस 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर LHL का वैल्यू k माइनस 5 आया, RHL का वैल्यू k माइनस 5 आया। अब हम लोगों को जरूरत है क्या, अब हम लोगों को जरूरत है फंक्शनल वैल्यू को x इज इक्वल टू k पर निकालने की, है ना। तो चलिए हम लोग फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं किस पर, x इज इक्वल टू k पर, है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू k पर जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो वो भी k माइनस 5 होगा। और कैसे होगा गाइस, देखिए ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ऊपर वाले न्यूमरेटर को फिर से आप तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर और सॉल्व करके इसको कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर लीजिएगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 5, है ना, और x के जगह k डाल दीजिएगा तो fk का वैल्यू हो जाएगा k माइनस 5। क्लियर है। तो ये आपका फंक्शनल वैल्यू निकल गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से 3 से और 4 से आप क्या देख रहे हैं, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, है ना, x इज इक्वल टू k पर ये तीनों बराबर है। सो गाइज हम इसको लिख सकते हैं, सो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK। और ये कंडीशन क्या है आपका, कंटिन्यूटी किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन है ना। सो गाइज हम लोग फाइनली लिख सकते हैं thus the given function fx is continuous for any x is equal to k belongs to domain of the function। लिख सकते हैं ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर एग्जामिन हो गया कि ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 है ना, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है बच्चों। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल है आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पर इस फंक्शन का 3 फंक्शनल वैल्यू है। पहला है आपका 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर,
वेयर x इज लेस देन 0। दूसरा है इसका वैल्यू fx इज इक्वल टू a है जहां पर x इज इक्वल टू 0 है ना। और तीसरा इसका फंक्शनल वैल्यू है रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 है ना। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसमें हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a if possible so that the function is continuous at x is equal to 0। क्लियर है? क्या पूछ रहा है कि इसमें जो a है ना, ये जो a दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू निकालना है आपको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालिए। इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो a का वैल्यू निकालिए। सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अगर संभव हो तो a का वैल्यू निकाले, है ना। मतलब फाइनली हम लोगों को इसमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है। सो गाइस चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों। देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उसके लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होता है वो होता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। सो गाइज उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, है ना। यहाँ 0 क्या है, आपका गिवन पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये कंडीशन मिल गया है ना कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 है ना। अब हम करेंगे क्या कि LHL को F0 के बराबर करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे, RHL को F0 के बराबर करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। तो वहां से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, LHL इज इक्वल टू F0 करेंगे, फिर RHL इज इक्वल टू F0 करेंगे, और ऐसा करने से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइज LHL इज इक्वल टू F0 करेंगे हम लोग, तो LHL का वैल्यू हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर फंक्शन है आपका LHL है 0 माइनस का मतलब है कि x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, और x का वैल्यू 0 से छोटा होने के लिए फंक्शन का मान है आपका 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर फंक्शन हो गया आपका 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर कर दिया हमने, F0 के बराबर, है ना। हमने कहा था कि दो कंडीशन लेंगे, LHL को F0 के बराबर करेंगे और फिर RHL को भी F0 के बराबर करेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपका a के बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर, है ना, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना है, a है। तो इसका मतलब है कि F0 का वैल्यू a है, तो यहाँ से F0 का वैल्यू हमने यहाँ a रख दिया, है ना। और ये कैसे हो गया आपका, तो हमने आपको कहा था कि यहाँ पर लिमिट LHL का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि x के जगह क्या करेंगे, a माइनस h। यहाँ पर x के जगह कितना है, 0 है, तो x के जगह 0 माइनस h को रिप्लेस करेंगे और x टेंड्स टू 0 माइनस को रिप्लेस कर देंगे। ये जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 माइनस को रिप्लेस कर देंगे किससे, h टेंड्स टू 0 से, और x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से। LHL निकालने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं therefore the limit h tends to 0 1 minus cos 4 into 0 minus h divided by 0 minus h to the whole square is equal to a, है ना। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, तो कॉस का जो एंगल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सो गाइज इसको नेगेटिव होने से कॉस वाला जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और यहाँ भी 0 माइनस एच है तो माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस एच का स्क्वायर ही हो जाएगा। सो गाइज अगले स्टेप में इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0 1 माइनस cos 4h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू a, है ना। अब देखिए हमने मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर a, है ना। यहां पर 2a की जगह 4a है, 4h है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 4h को 2 sin स्क्वायर 2h लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस cos 2a को हम लोग लिखते हैं 2 sin स्क्वायर a, है ना। तो 1 माइनस cos 4h को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 2h, है ना। सो गाइज अगले स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू a, है ना। अब हमारा काम क्या है कि इसको लिमिट पर लाएंगे, लिमिट का जो फॉर्मूला होता है उस पर लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 2h है ना, और यहाँ पर नीचे h स्क्वायर है। 4h स्क्वायर होने के लिए नीचे में ऊपर में आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में जब आप ऊपर और नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 8 इंटू साइन स्क्वायर 2h डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर इज इक्वल टू a, और उसको अरेंज कर देंगे हम लोग लिमिट के फॉर्म में। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और देखिए नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, है ना। नीचे 4h स्क्वायर है तो 2h का स्क्वायर हो गया, ऊपर में साइन स्क्वायर 2h है तो साइन 2h का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h बाई 2h टू दी होल स्क्वायर, और मैंने कहा कि ऊपर कितना बच जाएगा 8, तो इंटू 8 हो गया और इज इक्वल टू a। क्लियर है। अब यहाँ पर लिमिट का एक फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। सो गाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, इस पूरे लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 ही होगा, है ना। सो गाइज अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8 इज इक्वल टू a। सो गाइज देयरफॉर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8, है ना। देखिए यहाँ डायरेक्टली निकल गया वैल्यू, है ना। LHL को F0 से हमने इक्वेट किया तो डायरेक्टली वैल्यू निकल गया, है ना। अगर आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप LHL को F0 से इक्वेट करके भी जो वैल्यू आ गया a का वही आंसर हो जाता है ना। इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा कर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। मान लीजिए कि कोई बच्चा कहे कि हमसे पहला वाला जो पहला फंक्शन है x इज लेस देन 0 के लिए जो फंक्शन है उस पर नहीं आ रहा है, तो आप x इज ग्रेटर देन 0 वाले फंक्शन पर भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, RHL निकालना पड़ेगा, है ना। x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा, RHL ना। सो गाइज RHL से भी आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं RHL से भी सिमिलरली, मतलब हम लोग लिखेंगे इसको कि सिमिलरली जैसा कि हमने LHL बनाया उसी प्रकार से RHL को भी बना सकते हैं, और वहां से भी a का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गाइज RHL क्या हो जाएगा आपके पास, RHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, चूंकि x का वैल्यू हम 0 से बढ़ा ले रहे हैं, है ना। और इस केस में फंक्शन का वैल्यू देखिए कितना है, √x डिवाइडेड बाई √16 प्लस √x माइनस 4। तो यहाँ पर RHL को हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस √x डिवाइडेड बाई √16 प्लस √x माइनस 4, और ये वैल्यू भी हमने कहा था कि F0 के बराबर करना है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास जो सफिशिएंट कंडीशन होता है वो होता है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। क्लियर है ना। तो यहाँ पर F0 के बराबर कर दिया। सो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको LHL को हटा के, है ना, और यहाँ पर डायरेक्टली अब हम लोग x के जगह 0 प्लस h और x टेंस टू 0 प्लस को रिप्लेस कर देंगे h टेंस टू 0 से, है ना। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह रिप्लेस कर दिया 0 प्लस h, है ना, और x टेंस टू 0 प्लस को h टेंस टू 0 से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा स्टेप हो गया लिमिट h टेंस टू 0, है ना, ऊपर में हो गया आपका √0 प्लस h डिवाइडेड बाई √16
प्लस रूट 0 प्लस h माइनस 4 इज इक्वल टू a, है ना। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। सो गाइस अगला स्टेप जो हो जाएगा अब आपका, देखिए 0 प्लस h करने से क्या होगा, h ही हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका अगला स्टेप हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h डिवाइडेड बाई 16 रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4, है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। मैंने बताया था कि लिमिट में एक मेथड बताया था, रेशनलाइजेशन मेथड, और मैंने कहा था कि जब न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में रूट प्रेजेंट हो तो पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं ना, और रेशनलाइज करके फिर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसका लिमिट निकालते हैं, है ना, जानते हैं आप अच्छी तरह से। सो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा रूट h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4 इनटू, और यहाँ पर हमने ऊपर नीचे देखिए रूट डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दिया और ऊपर नीचे हमने यहाँ पे गुना कर दिया, है ना। तो ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन, क्लियर है। अब देखिए जरा ऊपर में रूट h में रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट h इंटू रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4, है ना। और नीचे देखिए यहाँ पर हो गया a माइनस बी और इधर हो गया a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करके जब हम लोग लिखेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऊपर में हो गया रूट h और फिर इनटू ब्रैकेट में लिख देंगे रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 16 प्लस रूट h को स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस रूट h हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए माइनस 16 और प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो नीचे बच जाएगा रूट h और ये रूट h ऊपर वाले रूट h से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगले स्टेप में बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 इज इक्वल टू a, है ना। और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। सो गाइस जब h इज इक्वल टू 0 इसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, a इज इक्वल टू 8। कैसे हो गया, देखिए h का वैल्यू 0 डाल दिया तो रूट 16 का वैल्यू 4 और प्लस 4 8, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। सो गाइस आप जो है यहाँ पर a का वैल्यू 8 आपको मिल गया, है ना। तो इसे आप जो है RHL को फंक्शनल वैल्यू के बराबर 0 करके भी निकाल सकते हैं a का वैल्यू, या LHL को भी फंक्शनल वैल्यू के बराबर करके भी आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो ये था आपका 3 एग्जाम्पल और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, है ना। आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी ठीक कंटिन्यूटी का उल्टा, मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, या कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इफ अ फंक्शन एफ एक्स is not continuous at a point x is equal to a, then the function fx is said to be discontinuous function, है ना। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x is equal to a पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है। एक बार फिर से समझिए। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, है ना। और डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को उस पॉइंट पर हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, है ना। डिसकंटिन्यूटी जो है वो 3 प्रकार का होता है। किसी भी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी जो है वो 3 प्रकार का होता है। सो गाइस
इसको हम लिखेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, है ना। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो पहला होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और तीसरा होता है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, है ना। मैंने कहा कि जो डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन का वो 3 प्रकार का होता है, मतलब इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तीसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके इसके तीनों कैटेगरी, डिसकंटिन्यूटी की तीनों कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे, है ना। तो चलिए 1 बाय 1 करके डिसकंटिन्यूटी के तीनों कैटेगरी को समझते हैं। सो गाइज सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है ना। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? सो गाइज रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को कुछ इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। When the function f(x) is not continuous at a point x is equal to a such that LHL is equal to RHL not is equal to functional value at the given point, then it is called removable discontinuity। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x is equal to a पर कंटिन्यूअस नहीं है, और किस प्रकार से कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए? LHL और RHL बराबर हो, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू के बराबर ना हो। कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों बराबर होना चाहिए। यहां पर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में जो कैटेगराइज किया गया है वो कि LHL और RHL बराबर हो, लेकिन फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर ना हो। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, है ना। चलिए अब हम लोग सेकंड वाला समझते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। व्हेन द फंक्शन f(x) is not continuous at a point x is equal to a such that LHL not is equal to RHL, then it is called discontinuity of first kind। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है, और इस प्रकार से कि LHL और RHL बराबर ना हो, है ना। मतलब जो इसका कंटिन्यूटी जो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है उसमें कंडीशन होना चाहिए क्या कि LHL RHL बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि हमने रिमूवल में क्या पढ़ा कि LHL और RHL दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि वो LHL और RHL का जो वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर हमने जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है इसमें कंडीशन है कि LHL और RHL ही आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, है ना। एक बार फिर से समझिए, when the function f(x) is not continuous at a point x is equal to a such that LHL not is equal to RHL, then it is called discontinuity of first kind। क्लियर हुआ? अगर कोई फंक्शन किसी गिवन पॉइंट x is equal to a पर कंटिन्यूअस नहीं है, और इस प्रकार से कि LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, है ना। सो गाइज जो हमारा तीसरा कैटेगरी है डिसकंटिन्यूटी का वो है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, और इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। अ फंक्शन f(x) is said to have discontinuity of second kind at a point x is equal to a if LHL और RHL और both does not exist। क्लियर है? यहां पर देखिए ग्रीन कलर में जो कंडीशन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का, उसको हमने यहां पर ग्रीन कलर में कर दिया है ना। और ये क्या कहता है कि इफ LHL और RHL और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसमें या तो LHL एग्जिस्ट न करे या RHL एग्जिस्ट न करे या LHL RHL दोनों ही एग्जिस्ट न करे,
तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, है ना। एक बार फिर से समझिए, सेकंड काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, a function f(x) is said to have discontinuity of second kind at a point x is equal to a if LHL और RHL और both does not exist, है ना। मतलब किसी फंक्शन f(x) को हम लोग सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी तभी बोलते हैं किसी गिवन पॉइंट x is equal to a पर, जब LHL लेफ्ट, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर, या फिर उस पॉइंट पर उसका राइट हैंड लिमिट, या फिर उस पॉइंट पर उसका दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों ही एग्जिस्ट न करे। क्लियर है? तो ये है आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ओके, ये देखिए, ये तीन प्रकार की डिसकंटिन्यूटी हमने पढ़ाया, लेकिन इसमें जो आपका जो पहला डिसकंटिन्यूटी है, ये आपका रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, इसको जो है, इसकी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए हम क्या करेंगे? फंक्शनल वैल्यू में कोई सुटेबल वैल्यू को अगर असाइन करा दें तो यहां पर क्या हो जाएगा? LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा कि इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है हम रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो रिमूवल जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिवर्स होता है ना, वो रिवर्स हो सकता है। इसके बारे में आगे के कक्षाओं में और डिटेल में बात किया गया है। यहां सिर्फ आपको डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़ने थे और क्या होता है डिसकंटिन्यूटी और किस प्रकार की ये तीनों डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स हैं, इतनी ही जानकारी रखनी थी, है ना। आगे की कक्षाओं में रिमूवल डिसकंटिन्यूटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना बच्चों। तो यहां पर हमने क्या कहा कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को रिवर्स कर सकते हैं हम लोग, और इसके लिए हम क्या करते हैं? फंक्शनल वैल्यू में कोई सुटेबल वैल्यू असाइन करा देते हैं, तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाता है ना। LHL RHL के बराबर हो जाता है, और जैसे ही बराबर होता है डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाती है और फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। समझे ना? चलिए इसको हम लोग एक नोट बनाकर लिख लेते हैं, है ना। और नोट क्या है बच्चा? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड by assigning a suitable value to the function f(x) at x is equal to a, है ना। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं क्या करके? कोई सुटेबल वैल्यू को फंक्शन में असाइन करा देंगे x is equal to a पर, तो LHL और RHL जो है उसके फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार से रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूव्ड हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? सो गाइज आज के क्लास में इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आप लोग जो है NCERT के कुछ क्वेश्चंस जो है 1 से लेकर 5 6 तक ये सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन आप शुरुआत कर दीजिए NCERT एक्सरसाइज 5.1, है ना। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे, डिसकंटिन्यूटी पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ताकि डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।